वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी। तो जो आज का हमारा सेशन है वो है हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री पे हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज 3 टॉपिक, जिस पे है प्री हिस्टोरिक पीरियड, देन वैदिक पीरियड एंड रिलीजियस मूवमेंट, और उसी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चंस है। और मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ और आई होप कि आप सभी एक्साइटेड होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, Which of the following correctly distinguishes the lower Paleolithic age in Indian subcontinent? ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली डिस्टिंग्विश करता है लोअर पेलियोलिथिक एज। तो यहाँ पर अगर मैं आपको पहले हिस्ट्री बताऊँ तो मैं आपको पहले ब्रीफ में बताता हूँ कि पेलियोलिथिक एज क्या है, स्टोन एज क्या है। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टोन एज है, इसमें हमें मिलता है 3 डिवीजन, जिसमें आता है पहले पेलियोलिथिक एज, हमारे पास पहले आता है इसमें पेलियोलिथिक एज, देन मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक। तो जो पेलियोलिथिक एज है लिख देता हूँ आप सभी के लिए। पेलियोलिथिक एज में है पहला डिवीजन, देन आता है पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में मेसोलिथिक, जो कि पेलियोलिथिक के बाद में हुआ था, एंड देन नियोलिथिक। इन सारे एजेस का अपना सिग्निफिकेंस है। इन सब में हमें ह्यूमन इवोल्यूशन और ह्यूमन हिस्ट्री का जो है डिफरेंट पार्ट देखने मिलता है। तो जैसे कि मैं आपको इन तीनों एजों को मैं ब्रीफ में समराइज करके बता दूं, तो हमें जो पेलियोलिथिक एज है, यहाँ पर पेलियोलिथिक एज में हमें केव लाइफ देखने मिलती है, केव लाइफ, देन हंटिंग एंड गैदरिंग देखने मिलता है, एंड गैदरिंग, और यहाँ पर हमें क्रूड स्टोन्स यानी कि क्रूड स्टोन टूल्स देखने मिलते हैं। यहाँ पर इस जो पेलियोलिथिक एज है, यहाँ पर जो ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस थे, वो केव में रहते थे एंड उनकी केव लाइफ थी, एंड उनका जो मेजर फूड सोर्स था वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, यानी कि जानवरों का शिकार करते थे, एंड क्रूड स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, यानी कि स्टोन्स को एज इट इज़ यूज़ करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये इमेजेस हैं, यहाँ पर हमें ये जो स्टोन्स दिख रहे हैं, इन्हें ये एज इट इज़ या फिर थोड़ा बहुत शेप दे के यूज़ करते थे। इनमें हमें कुछ ज़्यादा हमें जो है स्टोन टूल्स में एडवांसमेंट नहीं देखने मिलता है पेलियोलिथिक एज में। एंड उसके बाद हमें जो अगला एज मिलता है वो है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज। एंड मेसोलिथिक एज में मैं आपको अगर समराइज कर दूँ तो यहाँ पर हमें फिशिंग देखने मिलती है। फिशिंग जो है यहाँ पर ह्यूमंस जो है स्टार्ट कर देते हैं फिशिंग करना। देन यहाँ पर जो है हमें माइक्रोलिथिक, जो माइक्रोलिथ टूल्स हैं वो देखने मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो स्टोन टूल्स हैं उन्हें थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं ह्यूमंस। और यहाँ पर हमें फायर का जो है फायर एंड सेमी सेटलमेंट्स देखने मिलता है, यानी कि यहाँ पर फायर का यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, बट वो फायर को ओरिजिनेट करना अभी तक नहीं सीखे थे। और यहाँ पर हमें सेमी सेटलमेंट्स भी देखने मिलता है, सेमी सेटलमेंट लाइफ। तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है कि मेसोलिथिक में फिशिंग स्टार्ट हो गई है, माइक्रोलिथ टूल्स हैं, टूल्स यानी कि यहाँ पर थोड़ा और एडवांस हो चुके हैं, यहाँ पर उन्हें तराश के उन्हें ज़्यादा यूज़फुल टूल्स उन्हें बनाया है। टूल्स का जो है थोड़ा डेवलपमेंट दिखने मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है ह्यूमन हिस्ट्री में। देन हमें मिलता है नियोलिथिक एज। जो नियोलिथिक एज है इसको भी मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ, जो कि ईजी होगा। यहाँ पर हमें फार्मिंग देखने मिलती है कि यहाँ पर फार्मिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, फार्मिंग बिगिंस। एंड देन हमें यहाँ पर जो है मड हाउसेस देखने मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर ह्यूमंस अपना हाउसेस बनाना स्टार्ट कर चुके थे, वो केव लाइफ से आगे बढ़ चुके थे, अपना मड हाउसेस वो बना के रहना स्टार्ट कर दिए थे। एंड एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। यहाँ पर हमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी देखने मिलते हैं। ठीक है, ये हमें जो है यहाँ पर हमने जो समराइज़ किया है पेलियोलिथिक एज को, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज को, जिसको हमें ये जो सारे टर्म्स है इसके अंदर जो
इन लाइफ सेटलमेंट्स को बिलोंग करते हैं। ये याद रखना है कि यहाँ पर ह्यूमंस किस तरीके से मेनली रहते थे एंड अपना सर्वाइवल करते थे। ठीक है, अब मूव करते हैं। यहाँ पर हमें एक और नियोलिथिक एज के बाद हमें एक मेटल एज देखने मिलता है, जिसमें ह्यूमंस जो है ह्यूमंस स्टार्ट कर देते हैं मेटल्स का यूज़ करना, मेटल एज, एंड इसे हम कहते हैं स्टोन एंड कॉपर एज ऑल्सो। ठीक है, स्टोन एंड कॉपर एज भी इसे कहते हैं। इस एज के एंड में ह्यूमंस ने धीरे धीरे आयरन को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, बट इनिशियली हमें यहाँ देखने जो मिलता है कि कॉपर का ही यूज़ हमें स्टार्ट में मिलता है मेटल एज में। एंड इस मेटल एज को जो नाम दिया गया है वो है चाल्कोलिथिक एज, या फिर कह सकते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक पीरियड, यहाँ पर हमें मेटल्स का यूज़ देखने मिलता है। कल्चर्स जो है यहाँ पर हमें जो एक चीज़ और देखने मिलती है कि यहाँ पर कल्चर्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और मोस्टली यहाँ पर जो है, मैं लिख देता हूँ, मोस्टली यहाँ पर जो मेटल यूज्ड हो रहा था वो था कॉपर एंड लो ग्रेड ब्रॉन्ज। यहाँ पर कॉपर एंड लो ग्रेड जो है ब्रॉन्ज यूज़ होने लग गया था। एंड में हमें धीरे धीरे ह्यूमंस जो है मूव करते हुए दिखते हैं आयरन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे मूव करते हैं आयरन की तरफ। ये था जो है हमारा सारे एजेस को, जो स्टोन एज के इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड्स हैं या जिनको डिवीजन जिनका किया गया है उसको हमने समझ लिया है। यहाँ पर हमने चाल्कोलिथिक एज भी देखा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चाल्कोलिथिक पीरियड। तो अब मूव करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था, अब हमने जो हिस्ट्री का पार्ट है ये देख लिया है स्टोन एज का, और हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है इमर्जेंस ऑफ पॉलिश स्टोन्स एंड एग्रीकल्चर, जो कि नहीं है बिल्कुल भी। हमें पता है कि जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, वो नियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था, तो ये ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं है। देन हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस यूजिंग हैंड एक्सेस क्लीवर्स एंड चॉपर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो स्टोन्स को एज इट इज़ यूज़ करते थे हैंड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लीवर्स एंड चॉपर्स बोला है, जो कि यहाँ पर आप यहाँ पर इमेजेस में देख सकते हैं। तो डायरेक्टली हमें लोअर पेलोलिथिक एज में, यानी कि जो पेलोलिथिक एज है इसका भी हमें फर्दर डिवीजन देखने मिलता है, लोअर पेलोलिथिक एज, देन मिडल पेलोलिथिक एज एंड अपर पेलोलिथिक एज। तो जो लोअर पेलोलिथिक एज है इसके अंदर हमें जो टूल्स हैं क्लीवर्स एंड चॉपर्स एंड हैंड एक्सेस, यानी कि जैसे कि ये वाला जो इमेज है आप देख सकते हैं कि इसे डायरेक्टली एज एक्स यूज़ करने लग गए थे ह्यूमंस। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। जो ऑप्शन यहाँ पर सी देख रहे हैं कि अपीयरेंस ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स एंड ग्रेटर कल्चरल डाइवर्सिटी, ये तो हमें मेसोलिथिक एज में देखने मिलता है, जो कि ऑब्वियसली फॉल्स है। एंड देन डी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ये तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक और हमारे पास पीरियड है चाल्कोलिथिक पीरियड, ये उसका पार्ट है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ये एक बहुत ही फ्लरिश्ड, हम कह सकते हैं कि स्टार्ट की फ्लरिश्ड सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि ये मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन थी, सिविलाइजेशन ऑफ ब्रॉन्ज एज। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस पर हमें ध्यान रखना है। एंड देन ये इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने मिलता है, जिस टाइम पीरियड में ये फ्लरिश्ड हुई थी, तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो फ्लरिश है ये हुई थी अराउंड 3,300 BC टू 1900 BC। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि जो टाइम पीरियड है ये हमें ध्यान रखना है इसका कि ये कब फ्लरिश हुई थी। और जो इसके र्यून्स हैं, जो मॉडर्न र्यून्स हैं, वो हमें पाकिस्तान एंड इंडिया यहाँ पर देखने मिलता है। पाकिस्तान एंड इंडिया में पीपल, जो यहाँ पर लोग रहते थे, पीपल्स, इनको हम कहते थे
पीपल्स को हम जो कहते थे हड़प्पन्स, ठीक है, इसलिए हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, या फिर जो इनके साइट्स मिले हैं उन्हें हम रिफ़र करते हैं एज अ हड़प्पन साइट्स, ये हमें ध्यान देना है। तो हड़प्पन्स थे, इन लोगों को हम हड़प्पन्स कहते थे, और इन्होंने जो है सिटी लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए थे। यहाँ पर देखो मैंने इमेज जो है यहाँ मेंशन किया है, इमेज, ये हम देख सकते हैं कि कितना ही एडवांस यहाँ पर सिटी लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलता है हमें, एंड आर्किटेक्चर ही देखने मिलती है। और इन्होंने सिटीज़ बनाई थी जो कि फेमस साइट्स हैं इनका, ये हमें याद रखना है कि ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिटीज़ लाइक, यहाँ पर हमें क्या क्या सिटीज़ देखने मिलती हैं, मोहनजोदड़ो, एंड देन हमें देखने मिलता है हड़प्पा जो है, वहाँ पर हमें वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स देखने मिलते हैं। यहाँ पर जो सिटी है यहाँ पर हमें वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स देखने मिलते हैं, एंड जो है पब्लिक बाथ्स देखने मिलते हैं, जो जिसे हम कहते हैं ग्रेट, अब एक फेमस साइट है जो बहुत ही हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, वो है ग्रेट बाथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है, और साथ ही साथ पब्लिक बाथ देखने मिलता है। पब्लिक बाथ यानी कि आप इसे समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जैसे। एंड फिर देन हमें देखने मिलता है और भी क्या, कि ग्रीनरीज, जहाँ पर ग्रेन्स को यानी कि अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। और जो ये हमें बताता है कि ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी, ये हमें पता चलता है कि जो स्ट्रीट्स थे उन्हें राइट एंगल पे जो है कट किया गया था, यानी कि कट अक्रॉस दी राइट एंगल जो स्ट्रीट थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे हमें पता चलेगा, इससे ये समझ में आता है कि उनका क्रिटिकल थिंकिंग जो है कितना ज़्यादा डेवलप था। जो थे सिटीज़, उनके जो स्ट्रीट्स थे वो कट अक्रॉस थे ऑन राइट एंगल, ठीक है, ऑन राइट एंगल। एंड हमें यहाँ पर और क्या देखने मिलता है कि यहाँ सेपरेटिंग सिटी थे, डिफरेंट जो सिटीज़ थे उनको सेपरेट किया गया था ब्लॉक्स से, सेपरेटिंग सिटीज़ विथ ब्लॉक्स, यानी कि यहाँ पर हमें ब्लॉक्स, ब्रिक्स का भी यूज़ देखने मिलता है इस सिविलाइजेशन में। और उन्होंने कॉम्प्लेक्स राइटिंग, ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम भी डेवलप किया था अपना, इस यानी कि इस सिविलाइजेशन में हमें जो र्यून्स मिले हैं एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें पता चलता है कि इन्होंने राइटिंग स्किल्स डेवलप की थी अपनी। यहाँ पर हमें ये सारे पॉइंट्स जो है नोट करके रखने हैं और इन्हें जितना हो सके मेमोराइज करके रखना है और समझ के रखना है कि ये सिविलाइजेशन कैसी थी और कैसे फ्लरिश किया है इस सिविलाइजेशन ने, कितने एडवांसमेंट थे यहाँ पर ये। और जो ये स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, एक बात और कि जो स्क्रिप्ट्स हैं ये अभी तक डिसाइफर नहीं हुई, यानी कि डिकोड नहीं हुई हैं। जो ये यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट्स हैं स्टिल नॉट डिकोडेड, अभी तक हमें पता नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बट हमें ये पता चलता है कि वो एक स्क्रिप्ट्स का यूज़ करते थे। यहाँ पर हमें और क्या देखने मिलता है सिविलाइजेशन में, पॉटरी देखने मिलती है, यहाँ पर हमें पॉटरी देखने मिलती है, साथ ही साथ ज्वेलरी देखने मिलती है कि ये ऑर्नामेंट्स भी यूज़ करते थे। एंड देन हमें सील्स, यानी कि सील्स भी देखने मिलती हैं, और इन सील्स का जो यूज़ था आम पब्लिक इसे यूज़ करती थी ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर हमें इस सिविलाइजेशन में पॉटरी, ज्वेलरी एंड सील्स मिलते हैं। और ये लाइव स्टॉक भी जो थे, लाइव स्टॉक्स को रेस करते थे, यानी कि पशुओं का पालन करते थे। यहाँ पर हमें लाइव स्टॉक भी ये रेस करते हुए दिखते हैं, ठीक है। एंड इन्होंने साथ ही साथ डिफरेंट सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड भी किया है। हमें यहाँ देखने मिलता है कि डिफरेंट सिविलाइजेशंस जैसे कि मेसोपोटामिया मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मेसोपोटामिया एंड पर्शिया,
इन सिविलाइजेशंस के साथ इनका हमें ट्रेड देखने मिलता है, जो कि हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें पोर्ट्स भी मिले हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमें यहाँ पर पोर्ट्स भी मिला है इनके रूइंस में। और हमें जो इतना सारा जो ये है, इन सारे इस सिविलाइजेशन के बारे में ये सारी चीज़ें हमें पता है कि यहाँ पर ये दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड करते थे, लाइफ स्टॉक रेस करते थे, इन्होंने पॉटरी, ज्वेलरी ये एंड सील्स इन्हें डेवलप किया है, इन्होंने पब्लिक बाथ्स बनाया है, ग्रेनरीज यानी कि अपने जो भी अनाज हैं और खाद्य उत्पादन हैं इन सबको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए इन्होंने ग्रेनरीज बना के रखी थी। स्ट्रीट्स जो थे वो बहुत ही वेल बिल्ड और वेल प्लान्स स्ट्रीट्स थे ये, एंड जो हाउसेस थे यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो हमें ब्लॉक्स, ब्रिक्स का देखने मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी। और यहाँ पर एक बात है कि जो इसका डिक्लाइन है, डिक्लाइन के एग्जैक्ट रीजंस तो अननोन है, बट जो रीज़न जनरली आर्कियोलॉजिस्ट स्पेकुलेट करते हैं वो है कि हो सकता है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ हो, जिसकी वजह से इन्हें माइग्रेट करना पड़ा होगा दूसरी जगह पे, या फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स। इन दो रीज़न्स को जो है सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये दो रीज़न हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन होता है। एंड एक थियरी भी है, फ्लड वाली थियरी, जिसे मोस्ट प्रोबेबली उस थियरी को कंसिडर करते हैं कि फ्लड के वजह से इस सिविलाइजेशन का जो है हमें डिक्लाइन देखने मिलता है। एंड इसके साथ जो हमारे पास इनके फेमस स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। हमारे पास इनका एक फेमस स्ट्रक्चर है ग्रेट बाथ। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये अराउंड 39 फीट लॉन्ग था, 39 फीट लॉन्ग, एंड जो है 23 फीट ये वाइड था, 23 फीट वाइड, एंड ये 8 फीट डीप था। ठीक है, 8 फीट डीप था। और यहाँ पर जो हमें जो एक चीज़ देखने मिलती है वो है सेपरेटेड ड्रेसिंग रूम्स। यहाँ पर हमें सेपरेटेड ड्रेसिंग रूम्स देखने मिलते हैं ग्रेट बाथ में, यानी कि हर किसी के लिए प्राइवेसी थी, सेपरेटेड ड्रेसिंग रूम्स। एंड जो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर जो मिलता है वो है मोहनजोदड़ो का। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पर हमें देखने मिलता है ग्रीनरी। और इस ग्रीनरी का मैं आपको अगर डायमेंशंस बताऊं तो 150 फीट जो है ये लॉन्ग था, फीट लॉन्ग, एंड 50 फीट वाइड। ठीक है, एंड ऐसे कई सारे जो है ग्रीनरीज हमें यहाँ देखने मिलते हैं, अराउंड 6 ग्रीनरीज सिमिलर टू दिस, अराउंड 6 ग्रीनरीज जो है हरप्पन या फिर बोले हरप्पा फोर्ट्रेस में यहाँ देखने मिलती है। तो ये जो है इन पॉइंट्स को याद रखना है, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें जान के रखना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हम सब ने इनके बारे में सुना ही होगा हिस्ट्री में। तो चलिए, अब हमने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है ब्रीफ में हिस्ट्री देख लिया है, तो अब हमारे क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि विच साइट एक्सकवेटर पेयर फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि जो कौन सा साइट जो है किस आर्कियोलॉजिस्ट या एक्सकवेटर ने फाइंड किया है। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं कि जो इमेज है यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट डाल दी है हमारे पास, जो है हरप्पा, मोहनजोदड़ो, सरकोताड़ा एंड रूपार, लोथाल, कालीबंगा, ढोलावीरा, ये सारे जो हैं ये सारे साइट्स हैं एंड इनके एक्सकवेटर्स का लिस्ट है। तो हम देख सकते हैं जो मोहनजोदड़ो है वो रखल दास बैनर्जी ने 1922 में
डिस्कवर किया था। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये तो यहाँ रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ जगतपति घोष को मेंशन किया है, जो कि जगतपति घोष थे, उन्होंने डोलावीरा का साइट जो है उसे फाइंड किया था। हड़प्पा दयाराम साहनी, जो कि एब्सोल्युटली राइट है। 1920 अराउंड 1921 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एंड यहाँ पर अगला ऑप्शन है डोलावीरा जॉर्ज, जो कि हमने देख लिया कि डोलावीरा जो है वो जगतपति घोष ने फाइंड किया था, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। एंड कालीबंगा यहाँ पर हमें दिया है कालीबंगा आरएल राइक्स, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अमालानंद घोष ने कालीबंगा का जो है डिस्कवरी किया था इन 1951। तो ठीक है, ये जो लिस्ट है हमें इसे देख के रखना है कि इन इम्पॉर्टेंट साइट्स के एस्कावेटर्स कौन थे। तो जितना हम इसे मेमोराइज़ करके अगर रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस ऐसे बन के आते हैं, साइट्स के नाम होते हैं एंड उनके एस्कावेटर्स के एंड ईयर्स जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मुझे तो हिस्ट्री सीखने में इस समय बहुत मज़ा आ रहा है और आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय करते होंगे। तो मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली ड्रेनेज इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इंडस वैली ड्रेनेज सिस्टम जो कि हमने देखा है कि वो ट्रू है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ओनली मेजर सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो हैड कवर्ड ड्रेन्स, स्मॉलर टाउन्स लैक देम, जो कि बिल्कुल नहीं, सारे सिटीज़ जो थे डेवलप थे, नॉट ओनली द पर्टिकुलर सिटीज़, ये हमें ऐसा नहीं मिला है, सारे सिटीज़ जो है हमें डेवलप मिले हैं। और मैनी इंडस साइट्स जो है सोफिस्टिकेटेड उनका ड्रेनेज सिस्टम था, नॉट जस्ट मेजर सिटीज़। ठीक है, तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये ऑप्शन। फिर हमें देखने मिलता है ऑप्शन बी में, ड्रेन्स वेर बिल्ट ओनली अराउंड पब्लिक बिल्डिंग्स नॉट रेजिडेंसीज, जो कि ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि ईच रेजिडेंस जो था हैड इट्स ओन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, हर एक रेजिडेंस के पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उनका ओन ड्रेनेज सिस्टम था। देखिए, ओन ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम एंड सोक पिट था, कनेक्टेड टू पब्लिक सिस्टम, जो कि कनेक्टेड था इंडस वैली के पब्लिक सिस्टम से। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी जो है हमारा एब्सोल्युटली रॉन्ग है। देन ऑप्शन सी, ईच हाउस हैड इट्स ओन सोक पिट लिंक टू पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम बिल्ड विथ ब्रिक लाइन चैनल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक रेजिडेंसी का यहाँ पर ओन ड्रेनेज सिस्टम मिलता है जो पब्लिक सिस्टम से कनेक्टेड था, जो कि ये हमारा ऑप्शन सी वही कहता है। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है फॉर इंडस वैली ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेन्स वेयर, ऑप्शन डी जो है, ड्रेन्स वेयर मेड ऑफ स्टोन स्लैब्स एंड नॉट कनेक्टेड टू स्ट्रीट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें ब्रिक्स का सिस्टम देखने मिलता है, ब्रिक्स लाइन चैनल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में कि कितना वेल बिल्ड यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम हमें सिटी में देखने मिलता है। और मोहनजोदारो एंड हड़प्पन साइट्स में यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिक लाइन सिस्टम है, तो ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये हमने हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके पर्सपेक्टिव से भी। चलिए मूव करते हैं। विच आर्टिफैक्ट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ एडवांस आर्टिस्ट्री एंड मेटल वर्क। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट है जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है कि एडवांस आर्टिस्ट्री एंड मेटल वर्क वहाँ पर डेवलप हो गया था, हमें देखने मिलता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन 1 है, द लार्ज क्रेनरी प्लेटफॉर्म्स एट हड़प्पा, ये जो है ये आर्किटेक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें आर्टिफैक्ट पूछा गया है, तो ये कोई इतना खास चीज़ नहीं है एब्सोल्युटली खास चीज़ है, बट यहाँ पर हमें आर्टिफैक्ट पूछा गया है। और जो लार्ज ग्रेनरीज थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए थे एंड आर्किटेक्चरिव थे, तो ये नहीं है हमारा सही ऑप्शन। द डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज फिगरीन फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डांसिंग गर्ल जो है, इस आर्टिफैक्ट का मैंने इमेज यहाँ पर जो है
लगाया है, आप देख सकते हैं ये आर्टिफैक्ट। ये एक ब्रॉन्ज मेटल का फिगरीन है एंड इसे एज अ रिफ़र करते हैं डांसिंग गर्ल, इसे नेम दिया गया है, जो कि एक सर्टन डांस पोजीशन में हमें स्टैंड करते हुए दिखती है, डांसिंग गर्ल। और इसे हम कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है ये ऑफ ब्रॉन्ज क्राफ्टमैनशिप एंड इट शोज डिटेल पोस्चर, आप देख सकते हैं डिटेल पोस्चर, हेयर एंड ऑर्नामेंट्स। इसके आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर फिगरीन है, ये जो आर्टिफैक्ट है, इसने ऑर्नामेंट्स भी वेयर किए हैं, एविडेंसिंग कि ये एडवांस जो है एडवांस कास्टिंग टेक्निक है ब्रॉन्ज की, यानी कि मेटल की एडवांस कास्टिंग टेक्निक है जिससे इसे बनाया गया है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। और जो हमारा नेक्स्ट है कि दी कोरबेल्ट रूफ ऑफ ग्रेट बाथ, ये इंजीनियरिंग स्किल्स शो करता है, नॉट आर्टिफैक्ट वर्क, ठीक है। एंड सोपस्टोन सिल्स डिपिक्टिंग एनिमल्स, ठीक है, पार्शियली आर्टिस्टिक है ये, बट सील्स जो है वो शो करते हैं हमें स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। जो सील्स हैं वो अराउंड जो सिमिलर सील्स थे उनका सिमिलर वेट हमें देखने मिलता है, ठीक है। एंड उनका फंक्शन था स्टैंडर्डाइजेशन मोर देन एक्सेप्शनल मेटल आर्टिस्ट्री, ठीक है। एक्सेप्शनल मेटल आर्टिस्ट्री हमें यहाँ पर इस डांसिंग गर्ल आर्टिफैक्ट में देखने मिलता है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्टली रिफ्लेक्ट करता है सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ से स्टेटमेंट्स वो है, हरप्पन्स हैड अ पावरफुल रूलिंग क्लास विथ पैलेस स्ट्रक्चर सिमिलर टू मेसोपोटामिया, जो कि बिल्कुल नहीं, देर इज़ नो एविडेंस ऑफ रूलर और अथॉरिटी सेंटर लाइक मेसोपोटामिया, ये हमें यहाँ नहीं देखने मिलता हरप्पन सिविलाइजेशन में। देन स्क्रिप्ट एविडेंस प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, तो ऐसा तो है ही नहीं। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि जो स्क्रिप्ट है अभी भी वो अनडिसाइफर्ड है, यानी कि जो डिकोड अभी तक हुई नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि वहाँ पर स्क्रिप्ट्स जो है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि स्क्रिप्ट्स में क्या लिखा है, तो हम नहीं बता सकते कि वहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी या नहीं थी, ठीक है। मूव करते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। यूनिफॉर्मिटी इन वेट सील्स एंड ब्रिक सजेस्ट सम फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइज गवर्नेंस, ठीक है। ये जो है, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि जो सील्स थे वो इक्वली वेटेड थे, यानी कि ये हमें बताता है कि यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम चलता था, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक हो सकता है कि यहाँ पर एक गवर्नेंस हो जो लोगों में ट्रेड करने के लिए बिल्ड हुई हो, जिससे वो सील्स स्टैंडर्डाइज रहें एंड जो ट्रेड है वो प्रॉपरली हो सके। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि ये करेक्टली रिफ्लेक्ट करता है सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली, ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन का। एंड ट्रेड वाज मिनिमल एंड सोसाइटी रिमेन लार्जली आइसोलेटेड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ऑप्शन है ये तो करेक्टली इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पर्शिया के साथ ट्रेड करते थे एंड मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे, तो ये आइसोलेटेड तो नहीं थे एंड ट्रेड भी जो था इनका मिनिमल नहीं था। एब्सोल्युटली ये बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे इन दो सिविलाइजेशंस के साथ। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, एंड जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूनिफॉर्मिटी इन वेट्स सील्स एंड ब्रिक्स। तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द अर्ली वैदिक पीरियड द टर्म सप्त सिंधु रिफर टू, ठीक है। यहाँ पर हम आ चुके हैं वैदिक एज में। जो ये क्वेश्चन है ये रिलेटेड है वैदिक एज के, तो मैं आपको पहले ब्रीफ में वैदिक एज जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या देखने मिलता है वैदिक एज में, सबसे पहले कि माइग्रेशन ऑफ आर्यंस स्टार्टेड इन वैदिक एज। आर्यंस का जो है माइग्रेशन देखने मिलता है टुवर्ड्स इंडिया,
एंड अर्ली वैदिक एज जो है, अर्ली वैदिक एज जो हमें देखने मिलता है वो है अराउंड 1500 टू 1000 BC। ये हमें ध्यान देना है कि जो वैदिक एज है उसका टाइम पीरियड क्या है, एंड जो अर्ली वैदिक एज है इसे हम एज ऋग वैदिक एज भी कहते हैं, ऋग वैदिक एज। ये भी हमें यहाँ देखने मिलता है कि जो अर्ली वैदिक एज है वो एज अ ऋग वैदिक एज भी कहते हैं, जो अराउंड 1500 टू 1000 BC था। हमें आर्यंस के माइग्रेशन से ये स्टार्ट होते हुए दिखता है कि आर्यंस जब इंडिया के टुवर्ड्स माइग्रेट करने लग गए थे। मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर हमें और साथ में देखने मिलता है कि अर्ली वैदिक एज के बाद लेटर वैदिक एज, जो कि 1000 BC से 500 BC तक मिलता है। और जो अदर टेक्स्ट हैं, जो जैसे कि हमें यहाँ पर जो लेटर वैदिक एज है यहाँ पर हमें बाकी के 3 जो वेद हैं इनका ओरिजिनेशन देखने मिलता है। एंड जो अर्ली वैदिक एज था यहाँ पर हमें ऋग्वेदिक एज, यानी कि यहाँ पर जो ऋग्वेद है इसका ओरिजिनेशन देखने मिलता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है आर्यंस का, आर्यन कल्चर्स के बारे में, वो हमें देख कहाँ से मिलता है। जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो हमें ईरानियन, ग्रीक एंड ऋग्वेद, ज़ेंदवेस्ता, होमर्स, ओडिसी, ये जो सारे भी टेक्स्ट हैं इनसे हमें आर्यन कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऋग्वेद, देन ज़ेंदवेस्ता, देन होमर्स, इलियाड एंड ओडेसी। ठीक है, इन सारे टेक्स्ट्स के अंदर हमें आर्यन कल्चर का इंफॉर्मेशन मिलता है। हमें ये ध्यान देना है। इसमें से हमें पर्शियन टेक्स्ट हैं इसमें से, एंड जो ओडिसी एंड होमस इलियाड है ये ग्रीक टेक्स्ट है, एंड ऋग्वेद इंडियन टेक्स्ट है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है सप्त सिंधु रिफर टू अर्ली वैदिक पीरियड, तो जो सप्त सिंधु है यहाँ पर जो वो 7 रिवर्स, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं इमेज के अंदर 7 रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज एंड रवि एंड सरस्वती। देख सकते हैं यहाँ पर इमेज के अंदर इंडस, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, रवि एंड सरस्वती। इन 7 रिवर्स का जो था, इन 7 रिवर्स के आसपास जो भी आर्यंस जो यहाँ पर सेटल हुए थे उनके वजह से हम इस जो पीरियड है इसको, जो इसमें जो टर्म है सप्त सिंधु, वो उसे रिफ़र करते हैं। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं 7 पॉलिटिकल किंगडम्स ऑफ आर्यंस, जो कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं, ऑपोजिट है। व्हाट एक्चुअली यहाँ पर नहीं है पॉलिटिकल किंगडम्स का, जो हमें यहाँ पर देखने नहीं मिलता है कि यहाँ पर ऐसे कुछ 7 स्पेसिफिक पॉलिटिकल किंगडम्स हैं। यहाँ पर हमें जो एक चीज़ पहले ध्यान देनी है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि जो ऋग्वेद है जिसके अंदर हमें मेंशन मिलता है टेक्स्ट के अंदर इन रिवर्स के ऊपर, उसे यूनेस्को ने एज अ वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया है। वर्ल्ड
ह्यूमन हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया है यूनेस्को ने। देन इसके अंदर हमें क्या देखने मिलता है ऋग्वेद के अंदर, वो है 1028 हिम्स विच आर डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास, ठीक है, विच आर डिवाइडेड इन 10 मंडलास। ये हमें ध्यान रखना है, ऋग्वेद के अंदर हमें इन रिवर्स का मेंशन मिलता है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन बी है, द लैंड वाटर्ड बाय 7 रिवर्स इंक्लूडिंग सिंधु एंड सरस्वती, जो कि इम्पॉर्टेंट 7 रिवर्स थे आर्यन सेटलमेंट के, उनका हमें जो यहाँ पर जो है इन्फो मिलता है। सो ऑप्शन जो बी है वो राइट ऑप्शन है। देन ऑप्शन सी, द 7 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ ऋग वैदिक पीरियड, ऐसा कोई हमें सिग्निफिकेंट 7 नंबर ऑफ ट्राइब्स नहीं मिलते, तो ये भी इनकरेक्ट है। एंड देन 7 सीक्रेट रिचुअल्स ऑफ वैदिक रिलीजन, जो ऐसे हमें कोई भी सिर्फ 7 सीक्रेट रिचुअल्स ऐसे नहीं देखने मिलता, तो ये बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं ये एब्सोल्युटली गलत है। एंड ओनली राइट आंसर इज द लैंड वाटर्ड बाय 7 रिवर्स इंक्लूडिंग सिंधु एंड सरस्वती, और इन सारे रिवर्स के कनेक्शन को सप्त सिंधु एज अ सप्त सिंधु रिफर किया जाता था। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबलीज एक्टेड एज अ सिलेक्ट बॉडी ऑफ एल्डर्स एडवाइसिंग द किंग इन अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी अर्ली वैदिक पीरियड के ऊपर ही है। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि जो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सेटल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, इनका गवर्नेंस कैसा था। तो जो ट्राइब्स थे, यहाँ पर ट्राइब्स थे, हम उन्हें कहते थे जना, यानी कि जन। एंड जो ट्राइबल चीफ था, ट्राइब को हम जन कहते थे, एंड ट्राइबल चीफ को राजन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ट्राइबल चीफ जो है उसको एज अ राजन रिफर करते थे। एंड जो यहाँ पर जो प्रोटेक्टर्स ऑफ काउस थे, ठीक है, उन्हें हम एज अ गोपति या गोपाल रिफर करते थे, ठीक है, गोपाल या गोपति रिफर करते थे किन्हें, प्रोटेक्टर्स ऑफ काउस को। प्रोटेक्टर्स ऑफ काउज। एंड जो यहाँ पर हमें सेवरल जनास जो है, जो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया ट्राइब को जना कहते थे, एंड जो ऐसे कई ट्राइब्स मिलके एक जो है वो जनपद बनाते थे, यानी कि जनपदा, जनपदा जो कि बनता था सेवरल जनास को फॉर्म करके, सेवरल जनास को फॉर्म करके एक जनपद बनता था, यानी कि जनपदा। एंड इन जो ये जो ट्राइब्स हैं, इनमें जो मेजर टेक्स्ट जो फॉलो होता था अर्ली वैदिक पीरियड में इन ट्राइब्स के बीच में, इन जन एंड जो सेवरल जनापदास थे उनके अंदर, वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर हमको एक और चीज़ देखने मिलती कि यहाँ पर जो प्रोमिनेंट गॉड्स थे जो प्रोमिनेंट गॉड्स थे वो थे इंद्र। इंद्र के लिए अराउंड जो है 250 हिम्स डेडिकेटेड हैं। एंड अग्नि, अग्नि जिनके लिए अराउंड 200 हिम्स डेडिकेटेड है। यहाँ पर हमें जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर देखने मिलता था, यहाँ पर जनरली पेट्रियार्कल फैमिली थी, पेट्रियार्कल फैमिली यानी कि पुरुष प्रधान फैमिली, फैमिली। एंड जो है फैमिली को जो है कुल्ला कहते थे, एज अ कुल्ला रिफर होता था फैमिली, एक फैमिली। एंड सेवरल ऐसे फैमिलीज या कुल्लास जो हैं वो मिल के
जिनके अंदर ये सारे फैमिलीज जो एक विलेज फॉर्म करते थे, ऐसे उन्हें हम जो कहते थे ग्रामनी। ठीक है, जैसे जितने भी ऐसे सेवरल कुलास थे या फिर कह सकते हैं फैमिलीज, उनके एक हेड, यानी कि जैसे कि आज एक सरपंच होता है, वैसे उनके हेडमैन को हम ग्रामनी कहते हैं। एंड सेवरल जो विलेजेस थे वो मिलके फॉर्म करते थे। ऐसे जब कुछ फैमिलीज या कुलास बनते थे, एक विलेज बनता था, एंड जब सेवरल विलेज जो हैं उन्हें हम एक साथ फॉर्म करते हैं तो उन्हें कहते थे विस। सेवरल विलेजेस को कहते थे विस। एंड जो इनका जो लीडर होता था, यानी कि मिलिट्री लीडर जो इनका होता था, उसे कहते थे विसपति। ठीक है, तो ये हमें जो है यहाँ पर हायरार्की जो है देखने मिलती है कि पैट्रियार्कल फैमिली थी, हर फैमिली को कुला कहते थे, एंड ऐसे सेवरल कुलास जो है उनके हेड को हम ग्रामनी कहते थे, और वैसे विलेज बन जाता था कुलास से, एंड वो जो विलेज थे, सेवरल विलेजेस जो है मिलके फॉर्म करते थे एक विस, एंड उनके मिलिट्री लीडर को विसपति कहते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ ट्राइबल्स हैं जिनका हमें नाम देखने मिलता है वो है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ट्राइबल नेम्स जो हैं भरतास, एंड देन मत्स्यास, एंड देन यदूस एंड पुरुष। ये हमारे पास जो है सेवरल ट्राइब्स जो हैं हमें यहाँ पर देखने मिलती थी, जो ट्राइबल किंगडम्स हैं, कह सकते हैं हम ट्राइबल किंगडम्स। ये हमें अर्ली वैदिक पीरियड में देखने मिलती थी, एंड इन अर्ली वैदिक पीरियड में देन हमें जो है सभा समिति देखने मिलती थी। सभा जो है जनरली बॉडी ऑफ एल्डर पीपल्स होता था जो एडवाइस करते थे किंग को फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। ठीक है, जो सभा है वो एडवाइस करती थी, एडवाइस किंग्स को, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक राजा की सभा। एंड जो समिति थी वो असेंबली ऑफ कॉमन पीपल थी। ठीक है, ये असेंबली थी कॉमन पीपल्स की। ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके का हमें सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने मिलता है अर्ली वैदिक पीरियड में। कॉमन पीपल्स की ये असेंबली होती थी, इसे हम समिति कहते हैं। जनपदा तो हमने देख लिया कि जब सेवरल विलेजेस मिलते थे तो उसे हम जनपदा कहते थे। तो हमें मिल चुका है कि इन असेंबलीज को, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है कि सिलेक्टेड बॉडी ऑफ एल्डर्स एडवाइजिंग द किंग इन अर्ली वैदिक पीरियड। तो जो कि जैसे मैंने आपको बताया जो किंग को एडवाइस करते थे उस बॉडी को हम सभा कहते थे। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस द लेटर वैदिक सोसाइटी फ्रॉम अर्ली वैदिक सोसाइटी। ठीक है, लेटर वैदिक सोसाइटी एंड अर्ली वैदिक सोसाइटी में क्या जो मेजर डिफरेंस है हमें देखने मिलता है। ठीक है, यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन, ऑप्शन ए डिक्लाइन ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन एंड ग्रेटर सोशल क्वालिटी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें लेटर वैदिक जो है लेटर वैदिक सोसाइटी में हमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिखती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें वुमेन्स का जो है पार्टिसिपेशन जो है वो कम होता हुआ दिखता है। वुमेन्स का जो है पार्टिसिपेशन जो है कम देखने मिलता है। जो कास्ट सिस्टम था वो यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा रिजिड होते हुए दिखता है। एंड
ये जो कास्ट सिस्टम है वो और भी ज़्यादा रिजिड हो जाता है यहाँ पर। तो जो ऑप्शन ए है डिक्लाइन ऑफ कास्ट एक्सटिंक्शन ग्रेटर सोशल इक्वालिटी, ये तो बिल्कुल अपोजिट है, ये नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। एंड देन ऑप्शन बी वुमेन एक्टिवली अटेंडेड असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पर लेस हो जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। द वर्ना सिस्टम बिकम मोर रिजिड एंड ऑक्यूपेशन बेस्ड, जैसे मैंने आपको बोला कि लेटर वैदिक सोसाइटी में हमें जो वर्ण सिस्टम है वो और भी रिजिड होते हुए दिखता है, तो ये जो है करेक्ट डिस्टिंग्विश है अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक सोसाइटी में। इंद्रा रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएटी थ्रू आउट द पीरियड, नो, यहाँ पर जो है इंद्र जो है धीरे धीरे अपना सिग्निफिकेंस जो है हमें लूज करते हुए दिखते हैं। जो है अग्नि एंड इंद्र, इनका इम्पोर्टेंस जो है डिक्लाइन हो जाता है। एंड लेटर वैदिक सोसाइटी में हमें जो गॉड्स ज़्यादा यहाँ पर हमें जिनका पूजा होते हुए दिखता है वो है विष्णु एंड प्रजापति द क्रिएटर, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये भी इनकरेक्ट है। तो वर्ण सिस्टम हमें दिखता है कि लेटर वैदिक सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा डेवलप हो जाता है एंड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वेदा कंटेन्स हिम्स एंड इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्ल्ड, ठीक है, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद जो है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऋग्वेद है इसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में भी ऐड करके रखा है, जो कि अराउंड डेट करता है 1500 से 1000 BC, जैसे कि मैंने आपको बताया अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड BC में ये जो है हमें फाउंड होता है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मंडलाज हैं एंड इसके अंदर 1028, मैं रिपीट कर देता हूँ, 1028 हिम्स हैं। एंड जो अर्लीस्ट इंडो आर्यन लिटरेचर है, हम इसे कह सकते, मैंने जैसे आपको लिटरेचर बताया कि तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडो आर्यन लिटरेचर है जो है ऋग्वेद, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यह हमारा करेक्ट आंसर है। और ये जो हमारे बाकी वेद हैं हम इन्हें भी देख लेते हैं। तो यजुर्वेद जो है यहाँ पर हमें हिम्स जो है नहीं ज़्यादा देखने मिलते हैं, मोस्टली यहाँ पर हमें जो है रिचुअल फॉर्मूलाज एंड सेक्रीफाइशियल प्रोसीजर्स देखने मिलता है, ठीक है, यहाँ पर हमें रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करना है, उसके बारे में इन्फो मिलता है। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है सामवेद, इसके अंदर हमें जो है देखने मिलता है कि कैसे जो ऋग्वेद के अंदर हिम्स हैं एंड वर्सेस हैं उन्हें कैसे हम मेलोडियसली जो है चांट कर सकते हैं, उसके मेथड दिए गए हैं। हमारा जो क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक है वो भी इससे इंस्पायर्ड है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि म्यूज़िक के बारे में है ज़्यादा। एंड जो अथर्ववेद है यहाँ पर हमें जो है स्पेल्स, चार्म्स, मैजिकल फार्मूलाज एंड हीलिंग रिचुअल्स, यानी कि समवॉट ऑफ मैजिक जो है उससे एसोसिएटेड चीज़ें देखने मिलती हैं, स्पेल्स, चार्म्स एंड मैजिक फार्मूलाज, ये हमें अथर्ववेद में देखने मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था विच वेदा कंटेन्स हिम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका करेक्ट आंसर जो है ऋग्वेद है, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है वर्ल्ड में। तो चलिए मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस, ठीक है, दे relied mainly on agriculture and had extensive long distance trade, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन 1 है। एंड देन they were primarily pastoral and cattle rearing with limited agriculture, and third है they used iron implements widely for agriculture and craft specialization for absent in their society, ठीक है। तो यहाँ पर जो
करेक्टली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो हमें बताता है वो ये है कि जो अर्ली वैदिक पीपल्स थे, अर्ली वैदिक पीपल्स, हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी हम वैदिक पीरियड का बात कर रहे हैं तो हम दो चीज़ों को रिफ़र कर रहे हैं, एक अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि प्राइमरली वो पास्टोरल एंड कैटल रियरिंग पीपल्स थे। तो जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, वो मेजरली एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं डिपेंडेंट थे एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी यहाँ पर हमें उनमें थोड़ा कम देखने मिलता है। दे यूज्ड आयरन इम्प्लीमेंट्स वाइडली फॉर एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली पास्टोरल्स थे, तो एग्रीकल्चर का इतना इम्प्लीमेंटेशन तो फिर आयरन का भी यहाँ पर कम है। एंड क्राफ्ट स्पेसिफिकेशन वॉज एब्सेंट इन द सोसाइटी, एब्सोल्युटली एब्सेंट नहीं था पर उतना ज़्यादा भी नहीं था। और यहाँ पर हमें पूछा गया है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को हिस्ट्री के बारे में जानते हुए एंड जो मैं आपको ब्रीफ में क्वेश्चन हिस्ट्री बता रहा हूँ उसके साथ जो क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहा हूँ उससे आपको काफ़ी जो है नॉलेज मिलता होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीरा अटेंड कैवल्य एनलाइटनमेंट आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑस्टेरिटीज फॉर। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि महावीर को एक्चुअली एनलाइटनमेंट कितने सालों बाद मिला गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये रिलीजियस मूवमेंट से आता है। ठीक है, जो कि एग्जिस्टेंस में आया था अराउंड 600 BC। और इसका जो कॉज है, मेनली जो कॉज हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि जो रिलीजियस मूवमेंट का कॉज था वो था ब्राह्मण्स थे एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, मेनली ये अगेंस्ट में आया था रिलीजियस मूवमेंट जो है, ब्राह्मण के रिवॉल्ट में हमें ये शुरू होता हुआ दिखता है। एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ था, स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये है जो प्राइमरी रीज़न है इसका एग्जिस्टेंस में आने का। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो महावीर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक लिस्ट यहाँ पर प्लेस की है। ये महावीर जो थे हमारे वो 24th तीर्थंकरा थे, यानी कि 24th तीर्थंकरा यानी कि द वन हु इज एनलाइटेंड तीर्थंकरा। ही वॉज द लास्ट तीर्थंकरा ऑल्सो। ठीक है, तीर्थंकरा का एक्चुअल मीनिंग हम समझ सकते हैं ऐसा कुछ जिसके पास एब्सोल्यूट नॉलेज हो, जैन रिलीजन में जिसके पास एब्सोल्यूट नॉलेज हो। ठीक है, एंड जिसने अपने सारे सेंसेस के ऊपर जो है कंट्रोल कर लिया हो, बेसिकली जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो, उसे हम तीर्थंकरा समझते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोक्ष की जिसको प्राप्ति हो गई हो। एंड उन्हें जिन्हें ये हो और कंट्रोल ऑन देयर सेंसेस, यानी कि जो अपने सेंसेस को काबू में कर लेते थे, उन्हें हम यहाँ पर देखने मिलता है कि जो टर्म है एज अ जीना रेफर करते हैं, कॉल्ड जीना मीन्स द कॉन्करर। इस वर्ड का जो है मीनिंग हम समझ सकते हैं कि इसका सिनोनियम जो है कॉन्करर है, और इसी से हमें वर्ड जैन जो है वो डिराइव होता हुआ दिखता है। जीना वर्ड से ही हमें वर्ड जैन मिलता है। ठीक है, डिराइव्ड बाय वर्ड जीना। ठीक है, तो हमें समझ में आता है कि जो महावीर थे
ही वॉज 24th तीर्थंकरा। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं कि जो हमारे पहले तीर्थंकरा थे ये थे ऋषभनाथ जी, देन अजीत नाथ जी, एंड ऐसे हमारे पास लिस्ट है। एंड द लास्ट तीर्थंकरा वॉज महावीर स्वामी, एंड हर एक तीर्थंकरा को एक एम्बलम है एंड उसके साथ एक सिंबल एसोसिएटेड है। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट तीर्थंकरा थे वो महावीर स्वामी जी, इनके साथ लायन एसोसिएटेड है, यह हमें याद रखना है। महावीर का जो हमें बॉर्न देखने मिलता है, he was born in 540 BC, ठीक है, 540 BC in village कुंडग्राम, कुंडग्राम या कुंडुपुर भी, जिसे कुंडुपुर भी कहते हैं, कुंडग्राम जंत्रिका के क्लैन में, जंत्रिका क्लैन, एंड ही वॉज अ प्रिंस, ठीक है, ये राजशाही परिवार से थे, ही वॉज अ प्रिंस। एंड हमें जो मेजर जो इनकी बात याद रखनी है कि एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 30 ही रिनाउंस्ड हिज होम एंड बिकम एसेटिक, यानी कि एट द एज ऑफ 30 ये एक साधु बन जाते हैं। सारे ही संसार के हम जैसे कह सकते हैं कि बिलीफ सिस्टम्स एंड जितने भी प्लेजर्स थे उन्हें ये त्याग देते हैं। एट द एज ऑफ 30 ही बिकम्स एसेटिक एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑस्टेरिटी, यानी कि ऑस्टेरिटी आप समझ सकते हैं कि जो संन्यास है उसे फॉर अराउंड ये प्रैक्टिस करते हैं 12 years, एंड आफ्टर दैट जो है ही अटेन्स हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसे कैवल्य कहते हैं, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, कैवल्य या फिर मैं कहूँ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट इन्हें मिलता है आफ्टर 12 years, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, 12 years। आफ्टर द 12 years ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑस्टेरिटीज ही गॉट हिज एनलाइटनमेंट, ठीक है। अभी हमें और क्या चीज़ें पता हैं महावीर के बारे में। जो लॉर्ड महावीर थे इनके हमें जो देखने मिलता है कि एट द एज ऑफ 42 he delivered his first sermon। at the age of 42 he delivers his first sermon, यानी कि इनका पहला, हम कह सकते हैं कि इनका पहला जो असेंबली हुआ होगा आफ्टर एनलाइटनमेंट, या कह सकते हैं इनका जो पहला प्रवचन था वो एट द एज ऑफ 42 इन्होंने दिया था, एट फर्स्ट sermon एट पावा, at Pava, and at the age of 72, at the age of 72 हमें इनका जो है डेथ देखने मिलता है 72 he left his body, he left his body at the age of 72 in 468 BC in Pavapuri, ठीक है। At Pava he gave his first sermon and at Pavapuri he left his body in 468 BC। और हमें यहाँ पर जो है 3 प्रिंसिपल्स देखने मिलते हैं, या फिर 3 रत्न और 3 जिसे 3 जेवल्स भी कहते हैं जैन रिलीजन का। हमारे पास जो है 3 प्रिंसिपल्स है, 3 प्रिंसिपल्स या 3 रत्न, वो है सांख्य दर्शन, ओके। तो हमें यहाँ पर जो है जैन रिलीजन के अंदर
3 प्रिंसिपल्स देखने मिलते हैं, 3 प्रिंसिपल्स, या फिर कह सकते हैं 3 रत्न या 3 ज्वेल्स जिसे हम कहते हैं। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ महावीर, आफ्टर 200 ईयर्स देयर वाज अ फेमाइन। तो अभी यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हमें देखने मिलने वाला है जैन रिलीजन का, कि आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर और लॉर्ड महावीर 200 ईयर्स एक हमें फेमाइन देखने मिलता है, यानी कि सूखा पड़ जाता है, ठीक है। फेमाइन देखने मिलता है इन मगध और मॉडर्न डे बिहार, जो कि लास्ट करता है अराउंड फॉर 12 ईयर्स। जो है फेमाइन जो है वो 12 ईयर्स तक लास्ट करता है। एंड ये जो फेमाइन है इट वाज अ मेजर रीज़न कि जिसकी वजह से हमें जैन रिलीजन के अंदर 2 डिवीज़न देखने मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो 2 डिवीज़न देखने मिलते हैं वो है श्वेतांबरा एंड दिगंबरम, ठीक है। तो मैं आपको जो डिविजन्स हैं बता देता हूँ, दिगंबरा एंड श्वेतांबरा, एंड ये डिवीजन कैसे हुआ आफ्टर आप देख सकते हैं कि डेथ ऑफ महावीर जो हमें फेमाइन देखने मिलता है मगध में, ये 12 ईयर्स तक लास्ट करता है। एंड यहाँ पर जो है कुछ जैन्स जो थे वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, टुवर्ड्स साउथ। एंड जब वो रिटर्न आते हैं मगध आफ्टर 12 ईयर्स जब वो रिटर्न आते हैं, देन यहाँ पर जो है जो एक ग्रुप था ये रूटेड था अपने इनिशियल आइडियोलॉजीज के साथ, यानी कि ये जनरली नेकेड रहते थे। एंड बट जो यहाँ पर जो ग्रुप रह गया था मगध में, अब यहाँ पर हमें दिखता है कि 2 ग्रुप का डिवीज़न देखने मिलता है, एक जो साउथ गया है एंड अनदर ग्रुप जो मगध में रह गया। अब जो आफ्टर 12 ईयर्स जब ये ग्रुप जो साउथ गया था ये मगध रिटर्न करता है, तो ये देखते हैं कि यहाँ पर जो मगध में जो ग्रुप रह चुका था उन्होंने अपना जो है एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स द रिलीजन वो है चेंज कर लेते हैं, वो लैक्स एटीट्यूड जो है स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लैक्स एटीट्यूड। एंड वो जो है क्लोथ्स भी जो है वेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड वो जनरली वाइट क्लोथ्स ही वेयर करते हैं, जिसकी वजह से वाइट क्लोथ्स जो हैं वेयर करना स्टार्ट कर देते हैं जो ग्रुप यहाँ पर रह गया था मगध में। एंड इन्हें नाम पड़ा इसी की वजह से श्वेतांबरा, श्वेत मीन्स वाइट, श्वेतांबरा। एंड जो ग्रुप साउथ की तरफ गया था जो अभी भी नेकेड रहता था, जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ था, उन्हें नाम पड़ा दिगंबर, ठीक है, दिगंबर। ये हमें बहुत ही ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैन रिलीजन के अकॉर्डेंस में। दिगंबरा एंड श्वेतांबरा ये 2 जो है हमें ग्रुप्स देखने मिलते हैं, और उनमें मेजर डिफरेंसेस जो है वो हमें ये जानना है कि एक जो है अभी भी ओरिजिनल आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, एंड एक जो है उन्होंने अपना जो है उनमें सेवरल चेंजेस आ चुके हैं। और हमें क्या देखने मिलता है कि जो दिगंबरा से, ये जो दिगंबरा में लिख देता हूँ यहाँ पर, दिगंबरास आर स्टिल बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी, कंप्लीट जो है न्यूडिटी फॉलो करते हैं। एंड जो मेल मॉन्क्स हैं वो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते हैं, जनरली जो मेल मॉन्क्स हैं वो बिल्कुल भी जो है क्लोथ्स नहीं वेयर करते, दे डोंट वेयर क्लोथ्स एब्सोल्युटली। बट वाइल जो फीमेल मॉन्क्स हैं वो अनस्टिच्ड प्लेन साड़ीज़ जो है वो वेयर करती हैं, यानी कि अनस्टिच्ड जो सिली हुई साड़ियाँ नहीं रहती हैं उन्हें वो वाइट कलर वाली जो है उन्हें वो वेयर करती हैं, यह हमें ध्यान देना है।
एंड उसके साथ जो है वो अभी जो दिगंबरास हैं वो जैन रिलीजन में स्टिल दे आर फॉलोइंग दी 5 महाव्रत, 5 महाव्रत विच आर सत्य, अहिंसा एंड अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। ठीक है, दे दिगंबरास आर स्टिल फॉलोइंग देयर 5 महाव्रत और 5 वोज, वी कैन से 5 वोज। ठीक है, चर्या, these are significance of Digambaras, and they were the one who migrated to south, ठीक है, during the famine. Let's check श्वेतांबरास, उनका क्या बिलीफ सिस्टम कैसा है एंड वो क्या फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉन्क्स जो है वो वाइट क्लोथ्स जो है वो वेयर करना स्टार्ट करते हैं, जिनकी वजह से इन्हें नाम भी मिलता है श्वेतांबरस का। दे वेयर वाइट क्लोथ्स, वो जो है जैसे कि हमें दिगंबरा में दिखता है कि वो 5 जितने भी 5 महाव्रत हैं उन्हें वो फॉलो करते हैं, बट यहाँ पर ये जो है ये 4 ही महाव्रत को फॉलो करते हैं। इन्होंने जो लास्ट वाला है ब्रह्मचर्य उसे एक्सेप्शन में डाल दिया है। तो ये सिर्फ 4 वोव्स को ही फॉलो करते हैं, या फिर महाव्रत लिख देते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए, महाव्रत इन्हें ही फॉलो करते हैं। एंड दे ऑल्सो बिलीव डैट कि वुमेन कैन ऑल्सो अचीव लिबरेशन। ये जो हमें देखने मिलता है कि जो श्वेतांबरास हैं इनके अंदर ये बिलीव करते हैं कि वुमेन्स को भी लिबरेशन अचीव, दे कैन ऑल्सो अचीव लिबरेशन, बट दिगंबरास बिलीव दैट वुमेन्स कांट अचीव, दे कैन नॉट अचीव लिबरेशन। ठीक है, ये एक की डिफरेंस है दोनों ही ग्रुप्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, वुमेन्स कैन अचीव लिबरेशन इन श्वेतांबरास, ठीक है, लिबरेशन, बट इन दिगंबरास वुमेन्स कैन नॉट अचीव लिबरेशन। दे बिलीव वुमेन्स कांट अचीव लिबरेशन। और जो यहाँ पर हमें लिटरेचर है जो देखने मिलता है जैन रिलीजन के अंदर, वो है अगम लिटरेचर। दो मेजर लिटरेचर देखने मिलता है, अगम अगम लिटरेचर, जहाँ पर हमें अगम लिटरेचर में क्या देखने मिलता है कि प्रीचिंग्स ऑफ महावीर, यहाँ पर हमें preachings of Mahavir, methodology to compiled his followers and the text collectively known as agams। ठीक है, यहाँ पर जो preachings थे जो उनके followers ने, जो मेजरली हमें देखने मिलता है कि जो महावीर की preachings थी वो वर्बल थी, एंड जो उनके followers थे उन्होंने उसे कंपाइल किया था, एंड उस कंपाइलेशन को हम जो है अगम कहते हैं। द कंपाइलेशन, यहाँ पर जो है कंपाइलेशन जो है, कंपाइलेशन को हम कंपाइलेशन ऑफ क्या, प्रीचिंग्स ऑफ महावीर, उसे कलेक्टिवली अगम कहते हैं। ठीक है, ये अगम लिटरेचर है। एंड जो नॉन अगम है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 लिटरेचर हमें देखने मिलता है, अगम्स एंड नॉन अगम्स। तो नॉन अगम जो है दिस कंसिस्ट ऑफ कमेंट्री दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ अगम लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पर जो अगम लिटरेचर के ऊपर जो भी कमेंट्री हुई है, जो बाद में मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स ने जो क्या बोलते हैं कमेंट्री की है, यानी कि उसके बारे में जो फर्दर स्प्रेडिंग की है, एंड उसका जो
हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो और भी उन्होंने फिलोसॉफीज डेवलप की होगी, वो हमें जो उसका कंपाइलेशन है वो नॉन अगम में देखने मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस कंसिस्ट ऑफ कमेंट्री and explanation of Agam literature and explanation of Agam literature एंड जो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है कि यहाँ पर हमें मेनी लैंग्वेजेस के अंदर नॉन अगम टेक्स्ट मिलते हैं, सच एज संस्कृत, ओल्ड मराठी, ठीक है, एंड गुजराती, हिंदी, कन्नड़, जर्मन, ठीक है, जर्मन एंड इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, जो भी अगम के ऊपर जो भी कमेंट्री जो भी हुई है, उन सारे जो टेक्स्ट लिटरेचर हैं उनके कंपाइलेशन को नॉन अगम लिटरेचर कहते हैं एंड इंग्लिश। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात बची है वो ये है कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी वो हेल्ड हुई थी, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट है, जिससे क्वेश्चन और बन सकता है, वो है हेल्ड एट पाटलिपुत्र, 3rd सेंचुरी BC में। ठीक है, 3rd सेंचुरी BC, और जो कि प्रिसाइडेड थी स्तुभद्र ने इसे प्रिसाइड किया था, वॉज प्रिसाइडेड बाय स्तुभद्र, वॉज प्रिसाइडेड बाय स्तुभद्र। एंड जो ये तो हमारा फर्स्ट काउंसिल था, एंड जो सेकंड काउंसिल है, सेकंड काउंसिल जो है वो वलाभी, हेल्ड एट वलाभी इन 1512 AD, और जो कि प्रिसाइडेड बाय देवर्धि शमश्रमणा। ठीक है, हार्ड टू प्रोनाउंस, देवर्धि, यहाँ पर जो है शमश्रमणा, इन्होंने इसे प्रिसाइड किया था एट वलाभी इन 1512 AD। तो ये जो है हमारा यहाँ पर जैन रिलीजन से रिलेटेड जितना भी हम चीज़ें देख सकते थे, मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था वो भी इस हिस्ट्री के साथ सॉल्व होता है, कि जैसे कि महावीर को जो एनलाइटनमेंट था वो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया 12 ईयर्स में अटेन हुआ था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is true regarding the division of Jainism into दिगंबरा एंड श्वेतांबरा? मैंने आपको ऑलरेडी पूरी हिस्ट्री बता दी है कि कैसे ये डिवीजन हमें देखने मिलता है, दिगंबरा और श्वेतांबरा। उसका डिवीजन occurred because of Mahavira himself started 2 separate orders? No, absolutely no. Division occurred mainly due to famine and migration to south? या जैसे कि मैंने आपको बताया, after the death of Mahavira there was a famine for 12 years in Magadh, and this caused the division between 2 groups, जो कि एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। एंड और क्या देखने मिल रहा है यहाँ पर,
श्वेतांबरास बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी? नो, जैसे कि मैंने आपको बताया श्वेत मीन्स वाइट एंड दे यूज टू वेयर वाइट, दे स्टार्टेड टू वेयर वाइट क्लोथ्स, है ना, जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री में बताया कि एंड दिस कॉज दी ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप, जिसकी वजह से एक दूसरा ग्रुप फॉर्म हुआ. दे स्टार्टेड टू वेयर वाइट क्लोथ्स, जैसे यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं. सो दे डिडेंट बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी. एंड ऑप्शन डी, दिगंबरास अलाउज वुमेन मॉन्क्स टू वेयर वाइट क्लोथ्स. ठीक है, जैसा नहीं, दिगंबरास में जो है हमें कंप्लीट न्यूडिटी देखने मिलती, बट जो वुमेन्स है वो अनस्टिच क्लोथ्स पहनती हैं. So the right option is the division occurred mainly due to famine and migration to South India. तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. गौतम बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ. ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि महावीर की हिस्ट्री, वैसे ही हम गौतम बुद्ध की भी यहाँ पर हम हिस्ट्री देखने वाले हैं एंड देन हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो गौतम बुद्ध एंड महावीर थे ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे, बट वी डोंट हैव एनी सॉलिड एविडेंस कि इन दोनों ने कभी फेस टू फेस कोई कॉन्वर्जेशन की हो. बट हमें जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर देखने मिलता है कि इनके फॉलोअर्स जो है इंटरैक्ट इन्होंने किया था एक दूसरे से. एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर हमें महावीरा का भी जो है इंफॉर्मेशन वहाँ देखने मिलता है, यानी कि दे वर कंटेम्पररीज ऑफ ईच अदर. तो बुद्धिज़्म का जो है हमें स्टार्ट देखने मिलता है, जो है जो गौतम बुद्ध थे इनका रियल नेम था सिद्धार्थ गौतम, एंड ही वॉज बॉर्न इन 563 BC in साक्य क्लैन. ये भी रॉयल फैमिली से थे. एंड ही वॉज मैरिड टू यशोधरा. ये हमें ध्यान रखना है कि इसके अकॉर्डिंग्स में क्वेश्चन हमें बनता हुआ आगे दिख सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में हमें जो है क्वेश्चन आ सकता है कि जो इनकी वाइफ पूछा जा सकता है कि इनकी वाइफ कौन थी. ठीक है, ही वॉज मैरिड टू यशोधरा एंड आफ्टर 6 years इन, है ना, आफ्टर 6 year इन बिहार गया बिलो द पीपल ट्री ही गॉट एनलाइटनमेंट. ठीक है, हमें ये ध्यान देना कि महावीर को जो है आफ्टर 12 years एंड गौतम बुद्ध को आफ्टर 6 years इन बिहार गया नियर बिलो दी पीपल ट्री he got his enlightenment. एंड उसके बाद ही वॉज नोन एज बुद्धा. ठीक है, नोन एज बुद्धा. इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो है सारनाथ में दिया था. हिज फर्स्ट सरमन जो इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन है वो सारनाथ में दिया था, एट सारनाथ. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है. एंड जो ये इवेंट था, दिस इवेंट इज नोन एज धम्मचक्र पवटना. ठीक है, ये एक लंबा टर्म है जो हमें याद रखना है. धम्मचक्र पवटना. इस पहले इवेंट को हम जो है इस पहले इवेंट को हमने ये नाम दिया गया है हिस्ट्री में. और इन्होंने जो ये सरमन है ये फेमसली अपने 5 डिसाइपल्स को दिया था. आप देख सकते हैं कि अपने 5 डिसाइपल्स को इन्होंने दिया था. 5 डिसाइपल्स इन फ्रंट ऑफ 5 डिसाइपल्स. ठीक है, इन 483 BC.
एंड इन हमें क्या देखने मिलता है कि इन यूपी कुशीनगर at the age of 80 at the age of 80 he left his body, ठीक है, he died, got died, ठीक है। एंड जो ये इवेंट है, दिस इवेंट इज नोन एज महापरिनिर्वाण, ठीक है। दिस इवेंट इज नोन एज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमें जो ये सारे इवेंट्स हैं इन्हें याद रखना है, नोट्स में हमें लिख लेना है अपने। महापरिनिर्वाण और महापरिनिर्वाणा, ठीक है। यहाँ पर हम जो है बुद्ध को एसोसिएट करते हैं, जो इनका जो बर्थ था हम लोटस एंड बुल से एसोसिएट करते हैं। लोटस एंड बुल जो है इनके बर्थ से हम कनेक्ट करते हैं। एंड हॉर्स जो है, हॉर्स को हम जो है कनेक्ट करते हैं टू रिनंसिएशन, रिनंसिएशन। एंड जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंडर दी पीपल ट्री, जैसे बोधि ट्री भी कहते हैं, वो कनेक्टेड है, बोधि ट्री वो कनेक्टेड है बिकमिंग बुद्धा, द वन हु इज एनलाइटेंड, बिकमिंग बुद्धा। एंड जो इनके फुटप्रिंट्स है, फुटप्रिंट्स वो जो हैं वो कनेक्टेड हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं महापरिनिर्वाण, व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये जो है इवेंट्स, ये जो सारे सिंबल्स हैं इनको हम इनसे एसोसिएट करते हैं बुद्धा के अलग अलग लाइफ एक्सपेक्ट से। ये हमें ध्यान रखना है, इन सिंबल्स के ऊपर हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि कौन सा सिंबल किस लाइफ इवेंट से एसोसिएटेड है। यहाँ पर अभी हमें जो देखने मिलता है आगे वो है बुद्धिज़्म में 4 नोबल ट्रूथ्स, ठीक है। 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, आर्य, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, आर्य सच्चाई, हाँ, देन अष्टांगिका मार्ग, देन मध्य मार्ग एंड निर्वाणा, ठीक है। एंड बुद्धिज़्म में जो है हमें 3 पिलर्स देखने मिलते हैं, बुद्धिज़्म के 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स, वो है बुद्धा, यानी कि जो भी एनलाइटेंड होगा वो बुद्धा, एंड ही इज़ अ टीचर। एंड सेकेंड धम्म टीचिंग, धम्म विच मीन्स टीचिंग, एंड संघ, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं बुद्धिज़्म के। एंड संघ जो है ये बुद्धिस्ट मॉन्क के ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है, बुद्धिस्ट मॉन्क ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो हमें और देखने मिलता है कि जैसे कि 4 नोबल ट्रूथ्स के अंदर, आपको बताता हूँ, 4 नोबल ट्रूथ्स के अंदर हमें पहला जो है नोबल ट्रूथ वो है दुखा, देन समुदया, समुदया, थर्ड निरोध और निरोधा, एंड फोर्थ अष्टांगिका मार्ग विच इज़ ऑल्सो नोन एज 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुद्धिज़्म में। अब यहाँ देख सकते हैं इमेज में 8 फोल्ड पाथ, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस, ठीक है। आफ्टर द बुद्धा द महापरिनिर्वाणा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, हमें ये जैसे कि हम यहाँ पर भी देखने मिलता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल,
कॉन्वे हुआ था। काउंसिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस पे बनते हैं काउंसिल्स के ऊपर, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के ऊपर जो है कॉन्वे हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन 483 BC एंड ये हमारा जो है डेट लास्ट करता है टू 483 BC फॉर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। एंड आफ्टर हमें जो है डेथ ऑफ बुद्धा, यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलता है, जिस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से हमें यहाँ पर डिफरेंट बुद्धिस्ट स्कूल्स देखने मिलते हैं, जिसमें से जो मेजर बुद्धिस्ट स्कूल्स हैं, जो 2 मेजर बुद्धिस्ट स्कूल्स हैं, फर्स्ट है हीनयान एंड सेकंड महायान। हमें ये याद रखना है कि बुद्धिज़्म जो है देन डिवाइड हो जाता है, जैसे कि हमें जैनिज़्म में देखने मिला कि वहाँ पर भी डिवीज़न देखने मिला, वैसे यहाँ पर भी बुद्धिज़्म में हमें कई डिविजन्स देखने मिल जाते हैं। महायाना, दिस आर द मेजर डिविजन्स। उसके बाद हमारे पास जैसे कि वज्रयाना भी है एंड डिफरेंट और भी बुद्धिस्ट स्कूल्स हैं जो धीरे धीरे बाद में फॉर्म हुए। अब यहाँ पर जो है हीनयान में यहाँ पर इसका जैसे कि मीन ही करता है ये वर्ड कि लेसर पाथ, द लेसर पाथ, हीनयान लेसर पाथ, ठीक है। एंड ये जो है ये बिलीव नहीं करते आइडियल वर्शिप में, ठीक है, ये मूर्ति पूजन में जो है बिलीव नहीं करते। तो ये हमें ध्यान देना है कि दे डजंट बिलीव इन आइडियल वर्शिप, ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, हीनयान एंड महायाना में। अब जो हमारे पास अगला स्कूल है वो है महायाना। इसे हम कह सकते हैं कि ये वर्ड है ये एक्चुअली मीन करता है द ग्रेट पाथ, द ग्रेटर पाथ, ठीक है, द ग्रेटर पाथ। एंड इसके जो स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स जो हमें देखने मिलते हैं संस्कृत में, इन ओल्ड संस्कृत एंड ये जो है बुद्धिज्म, ये जो इनका जो स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है ये बुद्धा को एज अ गॉड कंसिडर करता है एंड वर्शिप करता है। दे बिलीव इन आइडियल वर्शिप, ठीक है, दे बिलीव इन आइडियल वर्शिप एंड दे डू द आइडियल वर्शिप ऑफ बुद्धा हिमसेल्फ, बुद्धा, ठीक है। ये जो है मेजर डिफरेंस हमें देखने मिलता है हीनयान और महायान बुद्धिज़्म में। एक और जो हमें यहाँ पर स्कूल देखने मिलता है जिसके बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ वो है वज्रयाना। विच मीन्स द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है, वज्रयाना, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। एंड जो वज्रयाना है वो बिलीव करता है कि जो साल्वेशन है कैन बी अटेन्ड बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर्स कॉल्ड वज्र। ऐसे तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं। मैं यहाँ अब लिख देता हूँ कि तांत्रिक बुद्धिज्म एंड दे बिलीव that salvation can be attained by magical powers. This is Vajrayana Buddhism. तो हमें ऐसे फर्दर जो है स्कूल्स देखने मिलते हैं एंड दिस वर दी मेजर बुद्धिस्ट स्कूल्स, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 29। नो ही लेफ्ट हिज हाउस एट 29 बट ही अटेन्ड द एनलाइटनमेंट एट 35
आफ्टर द 6 years, ठीक है, ये हमें ध्यान देना है. लेफ्ट हिज हाउस और हिज किंगडम, लेफ्ट हिज किंगडम at 29 and at the 35 he attained enlightenment. And let's move to the next question. The turning of the wheel of law, धम्मचक्कपवटना refers to, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही important वो जो है इवेंट था एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मिलता है हमें धम्मचक्कपवटना, जैसे कि हमने यहाँ मेंशन किया था अलग अलग इवेंट्स को. हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ, तो क्या है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धास बर्थ इन लुम्बिनी, नहीं. बुद्धास फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि धम्मचक्कपवटना बुद्धास फर्स्ट सर्मन. अटेनिंग निर्वाणा अंडर बोधि ट्री, नो. एंड हिज कन्फ्रंटेशन विथ मारा, नहीं. तो जो ये टर्म है इवेंट धम्मचक्कपवटना, ये एसोसिएटेड है हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ, जो इन्होंने अपने 5 डिसाइपल्स को दिया था इनिशियली. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर एम्परर अशोका. अशोक, जो एम्परर अशोक थे, इनके अंडर कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था. ठीक है, जो हमारा यहाँ पर जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं इनके ऊपर हमें क्वेश्चन हमेशा बनते हुए दिखते हैं. तो जो यहाँ पर फर्स्ट काउंसिल है वो अजात शत्रु के अंदर देखने मिलता है हमें. देन कालाशोका के अंदर सेकंड काउंसिल एंड द थर्ड काउंसिल वाज अंडर द अशोका एंड द लास्ट द फोर्थ काउंसिल which we can say the fourth council was under the Kanishka. So our question is which of the following Buddhist council was held under the Ashoka? The third council. The third Buddhist council was under the Ashoka, जो थी मौर्य डायनेस्टी में, एंड द वेन्यू वॉज पाटलिपुत्र. ठीक है, यहाँ पर ये जो चार्ट है आप इसे रिफर कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. सो हमारा जो आज का ये सेशन था एंड जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जो सेशन था हिस्ट्री के रिगार्डिंग, ये हमने यहाँ पर ख़त्म. तो ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था. यहाँ पर आज हमने जो है हिस्ट्री के अंदर कवर किया है दी एंशिएंट हिस्ट्री, देन रिलीजियस मूवमेंट, देन वैदिक पीरियड. ये तीनों ही पार्ट हमने हिस्ट्री के यहाँ पर कवर किए हैं. इनके क्वेश्चंस देखे हैं. ब्रीफ में हमने हिस्ट्री समझी है कि इनसे जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे यहाँ पर वो भी बताए हैं. एंड ब्रीफ में हिस्ट्री भी एक्सप्लेन की है, उनका समरी नोट्स भी यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है. तो इस तरीके से आज का जो हमारा सेशन है वो एंड करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.